Hello all, this is Chartered Accountant Omkar Gadge. So friends, since the time we have got this announcement of the new GST reforms, जो कि 3rd of September को GST Council meeting के through हुआ, there have been a lot of questions that are coming from the business house. See exactly sir, what is going to happen? 22 September को जो बोला गया effective rate of tax change होगा, मतलब business point of view से what all should we be doing? हमारे साथ क्या preparation हमारा रहना जरूरी है? In order to understand that exact implication, we have tried to come up with a short video or presentation. So let us go through the same in a span of a minute. So first thing is that we are going to discuss only provision of only provision of this law, that is CGST Act में section 14 is an exceptional provision which has been carved out ऐसे exceptional situations के लिए ही कि अगर there is a change in rate of tax taking place in the law, देन उस केस में हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे, उस हिसाब से हम लोग न्यू रेट ऑफ टैक्स कब यूज करेंगे, ओल्ड रेट ऑफ टैक्स कब यूज करेंगे. In order to understand that, we are going to study or discuss the time of supply provision section 14. If in a nutshell I want to just say that what exactly are the steps that we are going to follow. So of course we are going to discuss section 14. What are the 3 key elements जो हम लोग को ये समझते वक्त ध्यान में रखना जरूरी है कि 3 की पॉइंट्स जिसके बेसिस पे ये पूरा डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स का पॉइंट हमारा कवर करना है. वन इज द डेट ऑफ सप्लाई, मतलब जिस दिन आपका सेल हो रहा है, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, गुड्स सर्विसेज के रिगार्डिंग सप्लाई, सप्लाई बीइंग अ टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सप्लाई कौन से दिन पे हो रहा है, दैट इज अ वेरी की थिंग टू नोट. सेकेंड, व्हाट इज द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस. नाउ सी जनरली क्या होता है गुड्स के केस में, अनलेस इट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अनलेस इट इज गुड्स सेंट ऑन एग्जीबिशन बेसिस वेर आप ई वे बिल पे सिर्फ सेंड कर रहे हो ना कि सेल कर रहे हो, यू विल नॉट सेंड द इनवॉइस. अदरवाइज इन केस ऑफ गुड्स एनीवेज बिना इनवॉइस के गुड्स नहीं जाएंगे अनलेस दे आर अदरवाइज कंसिडर्ड फॉर आइदर जॉब वर्क या अदरवाइज. As far as the payment date is concerned, okay, there might be an advance payment, there might be a subsequent payment. In case of service, पहले सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, हालांकि उसका इनवॉइस देने के लिए बाय लॉ ही हमारे पास 30 डेज का टाइम है. बैंकिंग केस में वी कैन गिव इट इन 45 डेज एंड द पेमेंट कैन बी रिसीव्ड आल्सो एनी टाइम. सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जो बहुत क्रूशियल होने वाले ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा रेट ऑफ टैक्स हम लोग अप्लाई करेंगे. नाउ लेट अस क्विकली सी कि एक बार आपका जो भी ये सेक्शन के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट आता है, once that time of supply is in place, we are going to say that your new rate or old rate is going to be applicable. Okay, so let us see quickly. There is a provision which is given in section 14. I am not going to run through the provision. Let us directly go to the implication of provision. ये इस प्रेजेंटेशन में सिर्फ इसलिए है ताकि आप कभी भी इसको गो थ्रू करना चाहोगे तो ये आपके पास सेक्शन 14 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट का कॉन्टेक्ट रहेगा, अवेलेबल रहेगा. यू कैन रेफर इट. We have prepared our illustration exactly on the basis of section 14, right? So let us see. ये section 14 का part A, part B is there. Now what is crucial for me? 22nd September is the effective change in rate of tax date. मतलब 00.01 hours of 22nd September, रात के 12:01 जो 22 सितंबर चालू होगा तभी से आपका न्यू रेट ऑफ टैक्स जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा. मतलब सप्लाई जो सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विस आपका होने वाला है, यदि अगर ये इस वक्त के बाद होता है तो आपका सप्लाई विल बी कंसिडर्ड आफ्टर द चेंज. यदि इसके पहले होता है तो सप्लाई विल बी कंसिडर्ड एज बिफोर द चेंज. सो प्लीज नोट, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द डेटा दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. इसी के आधार पर हमको आगे का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो डिटरमाइन करना. नाउ फ्रेंड्स, देयर आर ओनली 2 सिनेरियोज व्हिच आर कवर्ड अंडर सेक्शन 14. पार्ट ए में जो कवर्ड है पहले हम लोग वो डिसाइड करते हैं. Scenario 1, if the supply takes place before change, if the supply takes place before change मतलब 22 सितंबर 2025 से पहले अगर आपका सप्लाई हुआ है तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, हम लोग फिलहाल उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. नाउ देयर आर ओनली 3 सेगमेंट्स ऑफ प्रोविजंस व्हिच आर गिवन. पहला क्या बोला है उन्होंने कि सप्लाई टेक्स प्लेस बिफोर द चेंज. सो 20 सितंबर को सप्लाई हो गया. इनवॉइस इज इशूड आफ्टर द चेंज 25 सितंबर. Then the date of receipt of money is 29 September, that is also after the change. So आपका चेंज ऑफ टैक्स हो रहा है 22 सितंबर को, सप्लाई हो चुका है 22 के पहले, इनवॉइस एंड पेमेंट दोनों 22 सितंबर के बाद आता है. इन सच केस द टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर.
and therefore 25 September becomes your time of supply. If 25th September is your time of supply, then the new rate of tax of 5% will be applicable. You will have to charge new rate of tax on your supply value. Next, supply takes place before the change. This remains constant. If the invoice is issued prior to the change, but the payment is received after the change, so payment आ रहा है 29 सितंबर को, 22 के बाद, in such case the date of invoice becomes the time of supply. अगर डेट ऑफ इनवॉइस आपका टाइम ऑफ सप्लाई जो कि 20 सितंबर है, तो उस दिन जो रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल था, यानी कि ओल्ड रेट ऑफ टैक्स अप्लाई हो जाएगा. The next, if the supply takes place before the change, invoice is issued after the change, more likely to happen as I said in case of services. Payment is received before the change. Payment is received before the change. Then the date of payment will be considered as the time of supply. In such case, your old rate of tax will be applicable, that is 18%. So हमारा assumption is 18 से हमारा rate हो गया है 5%, right? Now we'll see the next category, that is 14 section का जो B part है, कि if the supply takes place after the change, then क्या होता है कि हमारा जो sale services है, sale of goods, sale of service है, ये 22 सितंबर को रात को 00.00101 आवर्स के बाद यदि होता है एंड बाकी के पैरामीटर्स वैसे रहते तो क्या होगा. सो डेट ऑफ सप्लाई फर्स्ट केस हम लोग बोल रहे हैं 22 सितंबर के बाद, 24 सितंबर को हमारा डेट ऑफ सप्लाई है. इनवॉइस वाज इशूड बिफोर द चेंज, पेमेंट वाज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज. In such case, the date of payment is considered as the time of supply. Since the date of payment is considered as the time of supply, new rate of tax is applicable. Now practically आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इनवॉइस तो पहले दे दिया, हालांकि आपका पैसा बाद में आया है, तो आपने इनवॉइस में तो ऑलरेडी टैक्स लगा दिया होगा. नो डाउट आपने वैसा किया रहेगा. इन सच केस यू माइट एंड अप रिकवरिंग द एडिशनल टैक्सेस, ऑफ कोर्स बाय इशूइंग द debit notes. You may have to collect the taxes subsequently. If the supply takes place before the change, beg your pardon, supply takes place after the change, invoice is आपका, invoice is being issued before the change, payment is also before the change, then date of invoice or date of payment whichever is earlier, उस हिसाब से हमारा डेट आता है 19 सितंबर. आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 19 सितंबर. अगर टाइम ऑफ सप्लाई हो गया तो हमारा रूल क्या है, जहां टाइम ऑफ सप्लाई वहां का रेट, तो वहां का अपना ओल्ड रेट ऑफ टैक्स ऑफ 18% विल बी एप्लीकेबल. लास्ट वन इज इफ 24th September, that is after the change आपका सप्लाई होता है, invoice was issued after the change, payment is received before the change, then the date of invoice will be your time of supply. In that case, the new rate of tax of 5% will be applicable. Friends, in a very clear scenario, एक बार जो रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होता है, आपको आपके प्राइसिंग्स उस हिसाब से ही डिटरमाइन करना है. न्यू रेट है तो न्यू रेट के हिसाब से आपका प्राइसिंग डिटरमाइन करना है. Many of the people are asking that are we supposed to really reduce our selling price, MRPs? Please try to understand. GST is on the supply amount, supply value. Your amount or your amount collected is in accordance to the consumer price and the taxes thereon. So taxes अगर घट जाता है तो हम लोग को प्राइसिंग पूरा वर्कआउट करके अकॉर्डिंगली जो प्राइस है वो कस्टमर को चार्ज करना है. सो आइदर इट विल बी रिड्यूसिंग, इट विल बी इंक्रीजिंग, वॉट एवर द केस में बी, आपका चेंज जो हिसाब से है उस हिसाब से आपका प्राइसिंग वेरी होगा. सेकेंडली, अगर आपका ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि ओल्ड रेट से न्यू रेट जा रहा है बट देर इज नो इम्प्लीकेशन ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कोई कंडीशन नहीं है, आपका फिर भी टैक्सेबल गुड्स है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर भी अलाउ होता है. इन दैट केस प्लीज डोंट मेक एनी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इनपुट टैक्स क्रेडिट. मे बी ऐसा होता है कि अगर 18% से आपने खरीदा है और बेचते वक्त 5% हो रहा है, नो प्रॉब्लम, 5% से आउटपुट टैक्स भरेंगे. शायद इनपुट का टैक्स आपका अक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, वो आपका वैसे का वैसे रिटेन रहेगा, आप और उसको सब्सिक्वेंट सप्लाईज में यूज कर सकते हो. मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड वर आल्सो लाइक कि अगर हमारा इनपुट कलेक्शन बढ़ जाता है, कैन वी गो एंड क्लेम अ रिफंड इमीडिएटली? देयर इज नो सच काइंड ऑफ अ प्रोविजन अवेलेबल इन द लॉ. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का बहुत लोगों ने सवाल पूछा था कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत हम लोग ऐसा रिफंड ले सकते हैं क्या? आई बिलीव दी FAQ हैज आल्सो आंसर्ड इट. ऐसा हम लोग रिफंड नहीं ले पाएंगे. वो अक्यूमुलेटेड क्रेडिट हालांकि आपका ही है, आप उसको टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो. So friends, this was our take on the inputs, on the rates which are to be applicable, which are to be made applicable when you going to make the sales on and around 22nd of September. Please remember, this is the thumb rule which is coming from the law. There is no any other mechanism which is given anywhere else.
जो सेक्शन 14 जो इस एक्ट में कॉन्टेम्पलेट किया गया था वो इसी पर्पज के लिए किया गया था, दैट चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इज अ पॉसिबल फिनोमिनन अंडर द लॉ। सो उसमें ये चीजें होनी ही है, जब भी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स होगा, दिस इज हाउ इट विल बी डेल्ट। So I hope this was clear. Thank you so much all of you for a patient listening. Take care. Jai Hind.